गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, हम लोगों ने लास्ट डे हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमी का। आज हम इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। लास्ट डे हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया था? इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग एक सिस्टम है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सिस्टम अंडर विच टारगेट सेट, जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? टारगेट्स को सेट करेगी और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को बनाएगी। ठीक है, इस काम को करने के लिए गवर्नमेंट ने किसको बनाया? प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया। कब किया? 1950 में। ठीक है, और 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या करने के लिए? इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए। देन 2015 में प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया। क्या बना दिया गया? नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि हमारे देश का कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके। क्लियर है यहां तक बात आपको? ठीक है, उसके बाद हमने टाइप ऑफ इकोनॉमाइज करी थी। देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमाइज। फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट, सेकंड सोशलिस्ट, देन मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? जहां पर ऑल डिसीजन कौन लेगा? प्राइवेट सेक्टर यानी प्रोड्यूसर। सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? जहां पर ऑल डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट। ठीक है, किस बात को ध्यान में रखते हुए? सोशल वेलफेयर। और मिक्स इकोनॉमी कौन सी होती है? इट इज दैट इकोनॉमी वेयर ऑल डिसीजन आर टेकन बाय बोथ सेक्टर, प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, यानी प्रॉफिट मोटिव को भी ध्यान में रखा जाएगा एंड सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाएगा। यहां तक हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस कर लिया था। चलिए, अब हमारे पास टॉपिक है यहाँ पर एक डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कंप्रीहेंसिव प्लानिंग। मिला आप लोगों को? पेज नंबर 30 पर टॉपिक क्या है? डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कंप्रीहेंसिव प्लानिंग। देखिए, पहला टॉपिक है आपके पास डायरेक्टिव प्लानिंग। कौन सी प्लानिंग? डायरेक्टिव प्लानिंग। देखिए, डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है? डायरेक्टिव प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड just to direct the force of supply and demand. Directive planning refers to system in which planning is introduced just to direct the force of demand and supply, so that the system does not go wayward from the state of equilibrium. देखिए, डायरेक्टिव प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जिसके अंदर प्लानिंग की जाती है। क्या की जाती है? प्लानिंग किस चीज के लिए? सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई को डायरेक्ट करने के लिए। पहला पॉइंट, डायरेक्टिव प्लानिंग जो होती है, ये प्लानिंग की जाती है डिमांड एंड सप्लाई को डायरेक्ट करने के लिए। यानी इस टाइप की प्लानिंग किस लिए की जाएगी? डिमांड एंड सप्लाई के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यहां पर इन सच अ प्लानिंग देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं होता किसके अंदर? ग्रोथ के अंदर। गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं होता यहां पर ग्रोथ के अंदर। ठीक है, डायरेक्टिव प्लानिंग कहां होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। कौन सी इकोनॉमी के अंदर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। यानी ये प्लानिंग कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। यानी हमें समझ आ गया यहां पर कि डायरेक्टिव प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जो प्रोड्यूसर करता है, यानी प्राइवेट सेक्टर करता है। क्या करने के लिए? डिमांड एंड सप्लाई को डायरेक्ट करने के लिए। यानी ग्रोथ ओरिएंटेड प्लानिंग नहीं होती। जो डायरेक्टिव प्लानिंग होती है वो ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होती, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के लिए होती है। यहां पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कोई ग्रोथ ओरिएंटेड रोल नहीं होता। क्लियर है बात? तो आप अगर आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्टिव प्लानिंग बताइए, तो आप इसको पॉइंट्स पे लिख कर आना कि डायरेक्टिव प्लानिंग का फर्स्ट पॉइंट कि डायरेक्टिव प्लानिंग जो होती है वो डिमांड एंड सप्लाई, जो डायरेक्टिव प्लानिंग होती है वो डिमांड एंड सप्लाई को डायरेक्ट करने के लिए की जाती है। क्या करने के लिए जाती है? डिमांड एंड सप्लाई को डायरेक्ट करने के लिए की जाती है। गॉट इट? सेकंड, कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट गोल ओरिएंटेड रोल नहीं होता। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट
ग्रोथ ओरिएंटेड रोल नहीं होता। इस टाइप की प्लानिंग कहां की जाती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर की जाती है। कहां पर की जाती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। गॉट इट? आ रहा समझ अच्छे से? डायरेक्टिव प्लानिंग क्लियर है बिल्कुल कि वो प्लानिंग होती है जो डिमांड एंड सप्लाई को डायरेक्ट करने के लिए की जाती है। ये प्लानिंग जो होती है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होती, यानी गवर्नमेंट का यहाँ पर डायरेक्ट ग्रोथ ओरिएंटेड रोल नहीं होता। एंड ये जो प्लानिंग होती है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर की जाती है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस आप ध्यान दें इस चीज को। दूसरा आपका कौन सी प्लानिंग है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कौन सी प्लानिंग आपकी? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग देखिए ध्यान से। कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लानिंग होती है वो क्या होती है? इट रेफर्स टू सिस्टम इन विच गवर्नमेंट herself participate in the process of growth and development. In this planning, refer to system in which government herself participate in the process of growth and development. जैसे डायरेक्टिव प्लानिंग में गवर्नमेंट का रोल नहीं था ना ग्रोथ के अंदर, ग्रोथ के अंदर किसका रोल था? प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, अभी मैं दोनों में कंपेयर करवा के समझा दूंगा। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जहां पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट रोल होता है ग्रोथ के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? ग्रोथ के अंदर। ये वाली प्लानिंग कहां की जाती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। कौन सी इकोनॉमी के अंदर? सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर की जाती है ये वाली प्लानिंग। एंड ये वाली प्लानिंग मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर भी की जाती है, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, बात आ रही समझ? यहां पर गवर्नमेंट का क्या रहेगा? डायरेक्ट रिलेशन रहेगा किसके अंदर? ग्रोथ के अंदर। Comprehensive planning is pursued in socialist economy as well as mixed economy. ठीक है, सो अब मैं कंपेयर करूं दोनों को। एक था आपका डायरेक्टिव, एक था आपका कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए, जो डायरेक्टिव प्लानिंग है वो प्लानिंग कहां की जाती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। कौन सी इकोनॉमी के अंदर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कहां की जाती है? सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। आ रही है बात समझ? ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, ये सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पर गवर्नमेंट का कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है ग्रोथ के अंदर। डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेट नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो ही प्ले करता है रोल। कौन प्ले करता है? प्राइवेट सेक्टर। किस चीज के अंदर? ग्रोथ के अंदर। क्लियर है बिल्कुल? डायरेक्टिव में प्राइवेट सेक्टर करता है ग्रोथ, कॉम्प्रिहेंसिव में गवर्नमेंट करती है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है और ये वाला सोशलिस्ट इकोनॉमी में। कंप्लीट है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। देखिए, गवर्नमेंट ने लॉन्ग पीरियड गोल बनाए, कुछ शॉर्ट पीरियड गोल बनाए ताकि उसी के हिसाब से क्या कर सके? इकोनॉमिक प्लान। चैप्टर बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है वह चैप्टर, ध्यान से करते रहिए बस। देखिए, लॉन्ग पीरियड गोल्स आर कॉमन टू ऑल द 5-year प्लान एंड आर देयरफॉर जनरली स्टडीड एज कॉमन गोल ऑफ 5-year प्लान या ऑब्जेक्टिव प्लान। ठीक है, शॉर्ट पीरियड गोल आर प्लान स्पेसिफिक एंड आर जनरली स्टडीड एज ऑब्जेक्टिव प्लान। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं आपको, ज्यादा डिफिकल्ट हम लोग नहीं पढ़ते यहाँ पर। एक होता है लॉन्ग पीरियड गोल, एक होता है शॉर्ट पीरियड गोल। ठीक है, एक लॉन्ग पीरियड गोल और एक शॉर्ट पीरियड गोल। जो लॉन्ग पीरियड गोल है आपका, लॉन्ग पीरियड गोल, वो क्या होता है? वो पूरी कंट्री की ग्रोथ के लिए होते हैं। ग्रोथ फॉर दी होल कंट्री। देखिए, जो लॉन्ग पीरियड ग्रोथ होता है ना, वो पूरी कंट्री की ग्रोथ के लिए होते हैं, पूरी कंट्री की ग्रोथ के लिए। और जो शॉर्ट पीरियड ग्रोथ होते हैं वो एक स्पेसिफिक सेक्टर बोल दें या एक स्पेसिफिक चीज के लिए होते हैं। लॉन्ग पीरियड जो गोल होते हैं वो पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए होते हैं। लॉन्ग पीरियड जो गोल होते हैं वो पूरी कंट्री की ग्रोथ के लिए होते हैं। ठीक है, लॉन्ग पीरियड गोल जो होते हैं वो पूरी कंट्री की ग्रोथ के लिए होते हैं। और जो शॉर्ट पीरियड गोल होते हैं
वो एक स्पेसिफिक प्लान होते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं। जो शॉर्ट पीरियड होते हैं वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए होते हैं या स्पेसिफिक फील्ड के लिए होते हैं। ठीक है, आई बात समझ आपको। लॉन्ग पीरियड गोल जो होते हैं वो आपके किस लिए होते हैं? पूरी कंट्री की ग्रोथ के लिए। किसके लिए होते हैं? पूरी कंट्री की ग्रोथ के लिए होते हैं। और जो शॉर्ट पीरियड गोल होते हैं वो एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए होते हैं या स्पेसिफिक फील्ड के लिए होते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं कि लॉन्ग पीरियड गोल क्या क्या थे। हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग पीरियड गोल से। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इस चैप्टर का, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि लॉन्ग पीरियड गोल क्या क्या थे। देखिए लॉन्ग पीरियड गोल्स या लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा है लॉन्ग पीरियड गोल्स, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग पीरियड गोल्स या ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन, पहला लॉन्ग पीरियड गोल क्या था? जीडीपी ग्रोथ। क्योंकि हमारे देश में जीडीपी बढ़ेगा तो कंट्री का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। यानी पहला लॉन्ग पीरियड गोल क्या था? कि जीडीपी ग्रोथ हो, हमारे देश की क्या हो? जीडीपी ग्रोथ हो। ठीक है, देखिए जीडीपी ग्रोथ, इंक्रीज इन जीडीपी इंप्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी। अगर जीडीपी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। इट इंप्लाइज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है? कि हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही है। When the increase in the flow of goods and service is consistent over a long period of time, it is called economic growth. और लंबे समय तक लगातार, अगर लगातार हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज, अगर लगातार हमारे कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज होते रहे, अगर लगातार हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होते रहे तो वो क्या कहलाएगा? वो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा। दस जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड अपॉन टू रिसोर्स। देखो जीडीपी इंक्रीज कैसे होगा? कि इन दो बातों पे डिपेंड करता है, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ कंट्री एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेट टेक्नोलॉजी। हमारे देश का जीडीपी इंक्रीज तभी हो सकता है जब दो चीजें हो, टू फैक्टर्स हो हमारे पास। एक तो हमारे पास क्या हो? इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हो, बढ़िया टेक्नोलॉजी हो। सेकेंडली हमारे पास अच्छे रिसोर्स हो, हमारी रिसोर्स बेस्ड कंट्री हो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आपका कि गवर्नमेंट का क्या टारगेट था? यानी गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म जो गोल है, गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था? जीडीपी ग्रोथ करना, हमारे देश की क्या करना? जीडीपी ग्रोथ करना। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश की जीडीपी क्या हो? इंक्रीज हो। जीडीपी का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के पास हो। ठीक है, जितना ज्यादा हमारे देश का प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा हमारे देश के पास आउटपुट होगा, उतनी ही हमारी कंट्री क्या होगी? डेवलप्ड होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। सो कहते हैं यहाँ पर जीडीपी कब इंक्रीज होगा? किन कारणों से जीडीपी इंक्रीज होगा? तो टू फैक्टर्स हैं कि जब हमारे पास रिसोर्स बहुत ज्यादा होंगे या हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत इनोवेटिव होगी। इन दो ही कारणों से हमारा जीडीपी क्या हो सकता है? ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहे हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट, ये हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे देश में कोई भी बंदा बेरोजगार ना रहे, अनएम्प्लॉयड ना रहे। हर वो बंदा जो काम करना चाहता है उसको काम मिले। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क, जो काम करने के योग्य हैं, एंड विलिंग टू वर्क एट द मार्केट वेज रेट आर गेटिंग वर्क। ठीक है, कि गवर्नमेंट चाहती थी कि जो बंदा काम करने के लिए एबल है और जो काम करना चाहता है, हर उस बंदे को काम मिले, हर उस बंदे को क्या मिले? काम मिले। इन अदर वर्ड्स, दोज हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क मस्ट गेट वर्क। दिस इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। दिस इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट ये सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है कि इससे सोसाइटी का वेलफेयर हो। The objective of full employment focus on inclusive growth. More and more people should participate in the process of growth. Benefit of growth must be shared across wider section of society. It amounts to achieving growth with
सोशल जस्टिस। इसको क्या नाम दिया गया है कि देश का भी ग्रोथ हो, साथ ही साथ सोशल जस्टिस भी हो। क्लियर है आपको? आ रही बात समझ? फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर टू सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क, हर वो बंदा जो काम करने योग्य है, काम करना चाहता है, उसको काम मिले, ताकि हमारे देश के ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस भी हो, सोशल वेलफेयर भी हो। आ रही है बात समझ? क्लियर है? जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते रहिए। इसके अंदर आपको डीप में रट्टा नहीं मारना, बना बनाकर अपने वर्डिंग्स पे लिखकर आना है, सिर्फ पॉइंट समझने हैं। ठीक है? थर्ड जो गोल था लॉन्ग टर्म, वो क्या गोल था? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या इक्विटी, इसको एक नाम और दिया इसने, इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी। देख ध्यान से, इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम अ मीनिंगलेस एक्सेप्ट विद द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ अक्यूट टू ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। कहते हैं देखिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि सबको बराबर बराबर इनकम दे दी जाए ना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सबको इक्वल चांस देना, ग्रोथ के चांस सबको इक्वल देना। ठीक है? जीडीपी ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट चाहती थी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इक्विटी हो, सबको इक्वल चांस मिले, सबको क्या मिले? इक्वल चांस मिले ग्रोथ की। ठीक है? देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ अक्यूट टू ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। Growth serves virtual no purpose in a society where rich tend to become richer and poor continue to struggle even for the essential of life। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिच लोग और रिच होते चले जाएं, रिच लोग और रिच होते चले जाएं, और जो पुअर लोग हैं वो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहे। यानी यहाँ पर कहना क्या चाहता है? सबको बराबर चांस मिलने चाहिए, इक्विटी का इक्वल होना चाहिए, सबको इक्वल चांस मिलने चाहिए। क्या करने के लिए? ग्रोथ के लिए। ठीक है? बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम इक्विटेबल। ठीक है? सबको बराबर रोजगार के साधन मिले, सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, किसी भी टाइप का, किसी भी कोई टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यहां हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस समझेंगे, लेकिन कल समझेंगे। आज हमें ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है एक बार। ठीक है? फोर्थ पॉइंट, मॉडर्नाइजेशन। फोर्थ पॉइंट क्या आपका? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन के मॉडर्न मीन्स हो। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू अपडेशन एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। हमारे पास काम करने के नए नए साधन हो, यूनिक साधन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, नई टेक्नोलॉजी हो। ठीक है? As noted earlier, output can be increased either by increasing the pool of resource या by using innovative technology। आपने बहुत बार पढ़ा है कि हम लोग प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं? या तो रिसोर्सेज को बढ़ाकर या फिर टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके। सो मॉडर्नाइजेशन चाहती थी, हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि हमारे देश का मॉडर्नाइजेशन हो, हमारे पास प्रोडक्शन करने के इनोवेटिव साधन हो। ठीक है? देखिए, पहला लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था, गोल क्या था? हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ हो, हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़े, ये सब गवर्नमेंट चाहती थी, हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है? फुल एम्प्लॉयमेंट हो, हर बंदा जो काम करना चाहता है उसको काम मिले। ठीक है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का, यानी सबको इक्वल चांस दिया जाए, किसी भी टाइप की कोई पार्शियलिटी ना हो। मॉडर्नाइजेशन हो, मॉडर्न मीन्स हो, काम करने के न्यू टेक्नोलॉजीज हो, मॉडर्न साधन हो। ठीक है? आगे बात समझ अच्छे से आपको क्लियर है? चारों पॉइंट। लास्ट पॉइंट, सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंटी। ठीक है? सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या है? हर बंदा आत्मनिर्भर हो। सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स जो डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, particularly food grain। This goal was accorded a high priority during the first 7 plan. The basic idea was not to expose Indian economy to political pressure from the rest of the world simply because we are dependent upon for the supply of essential goods. Indeed, it happened in 1965
when USA threatened to stop export of food grain to India if it did not stop the then war with Pakistan. India wanted to be self-sufficient in food grain production to avoid the uncertainty of supply from rest of world. देखिए बहुत ही प्यारा पॉइंट है ये, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या कहा गया है सुनिए ध्यान से। ये कहता है कि क्या था, इंडिया एसेंशियल गुड्स के लिए जो नेसेसरी गुड्स है उन गुड्स के लिए भी फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड हो गया, अमेरिका पर डिपेंड हो गया, ठीक है, एसेंशियल गुड्स के लिए। कौन? इंडिया, ठीक है। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी कि अगर आप लोग ये युद्ध से पीछे नहीं हटोगे तो हम आपको एसेंशियल गुड की सप्लाई बंद कर देंगे और आपके देश में महामारी आ जाएगी, जो फेमाइन है वो आ जाएगा। तो इंडिया को पीछे हटना पड़ा। तब इंडिया को ध्यान आया, इंडिया ने सोचा कि हम अपने गुड्स के अंदर, स्पेशली फूड ग्रेन के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, हमें अमेरिका पर डिपेंड ना होना पड़े, ताकि ऐसी द्वारा कोई नौबत ना आए। सो गवर्नमेंट का जो लॉन्ग टर्म प्लान है क्या था कि हम लोग अपने फूड ग्रेन के अंदर, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, डोमेस्टिक आर्टिकल्स के अंदर क्या हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, ताकि हमें दूसरों पर डिपेंड ना होना पड़े। गॉट इट? अच्छे से क्लियर है पांचों पॉइंट? चलिए आज इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस